नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पेश, दोपहर 2 बजे तक नहीं हुई चर्चा। बिरला बोले, शाम 5 बजे तक सरकार और विपक्ष बनाए सहमति। मुख्यमंत्री धामी रुड़की के दौरे पर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। कहा, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलना बेहद आवश्यक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वरिष्ठ साहित्यकारों से संवाद। 2 साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना का ऐलान। रुद्रप्रयाग के 1000 पुस्तक दान अभियान को समर्थन। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। रानीपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता की नुक्कड़ सभाएं, स्थानीय मुद्दों और जनता से सीधा संवाद। और उत्तराखंड के 2 जिलों में बारिश, 3 में ऑरेंज अलर्ट। खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ में गिरी बौछारें। बागेश्वर में स्कूलों की छुट्टी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में इसे पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने लगातार विरोध और नारेबाजी की है। विपक्षी सांसदों ने मोदी शाह स्टूडेंट से माफी मांगो के नारे लगाए। इसके कारण लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी है। इधर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशंस ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर के वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों से बातचीत की है। इस दौरान साहित्यकारों ने अपनी पुस्तकें मुख्यमंत्री को भेंट की और राज्य की साहित्य और संस्कृति पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान के जरिए साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रही और प्रदेश में 2 साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना पर काम भी चल रहा है। इसी के साथ उन्होंने रुद्रप्रयाग के 1000 पुस्तक दान अभियान का समर्थन किया और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित करके उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा संस्कार और राष्ट्र निर्माण को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और कहा कि इस बार प्रदेश के स्टूडेंट्स ने शानदार परीक्षा परिणाम देकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही अच्छे संस्कार मिलना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आज देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं।
हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं। उनके राजपुर निवासी अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की 13वीं पुण्यतिथि पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उन्होंने शहीद मनोज राणा की स्मृति में 27 लाख की लागत से बनने वाले भव्य शहीद द्वार का शिलान्यास किया है। मंत्री ने इस दौरान कहा कि MDDA के माध्यम से पहाड़ी शैली में इस स्मारक द्वार का निर्माण कराया जाएगा, जो कि आने वाली पीढ़ियों को शहीद के अदम्य साहस और बलिदान की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि अमर शहीद मनोज राणा का राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा और प्रदेश सरकार वीर सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान के लिए लगातार काम भी कर रही है। हरिद्वार में नई वाहन पंजीकरण सीरीज शुरू होते ही VIP और फैंसी नंबरों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। परिवहन विभाग की ऑनलाइन नीलामी में लोगों ने पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए जमकर बोली लगाई है। ARTO प्रशासन ने ये बताया कि ऑनलाइन नीलामी पूरे तरीके से पारदर्शी है और फैंसी नंबरों से मिलने वाला राजस्व सरकार के लिए महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। बोलती है तो एक ऑक्शन की प्रक्रिया रहती है, जो हमारे ऑक्शन वाले नंबर्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है। वो प्रक्रिया जो है वो कल खत्म हुई। जब नई सीरीज खुली उसके बाद पहली बार जब ऑक्शन हुए तो वो कल हुआ है वो प्रोसेस कंप्लीट। तो उसमें देखा गया कि जो 9 नंबर है वो लगभग 5.4 लाख में बिका है और इसी तरह एक नंबर जो है वो लगभग 4.9 लाख में बिका है। इसी तरह से जो हमारे ऑक्शन वाले भारतीय जनता पार्टी संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाने जा रही। ये अभियान काशी से शुरू होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाना है। ऐसे क्रम में प्रदेश भाजपा मुख्यालय से सोमवार SC मोर्चा ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान SC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बलबीर गुनियाल और समाज कल्याण राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी है। एक 28 सदस्यीय दल जो है काशी वाराणसी पहुंच रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में पूरे एक वर्ष कार्यक्रम चलेगा। यह 29 तारीख से 20 फरवरी 2027 तक का कार्यक्रम है और प्रथम चरण में आज हम उत्तराखंड से 28 लोग कलश लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं और ठीक 30 तारीख को 4 बजे हम उस कलश को लेकर के उत्तराखंड में पहुंचेंगे और उत्तराखंड के बॉर्डर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको अपने सिरोधार्य करके भगवानपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और अगले चरण का कार्यक्रम बाकी चलता रहेगा। समरसता में विश्वास हमारे गुरु रविदास। आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की भव्य व दिव्य जयंती 650वीं जयंती पूरे संसार के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नेतृत्व में आज ये कलश यात्रा अपने मंदिर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का मंदिर है, कार्यालय है, यहाँ से शुरू हुई है और बनारस जाएगी। बनारस से कलश लेकर के देवभूमि उत्तराखंड के बॉर्डर हरिद्वार में पहुंचेगी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस कलश यात्रा का कलश को सिरोधार्य करेंगे और वहीं पर भव्य व दिव्य गुरु रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ प्रथम चरण में मनाई जाएगी। मानसून सीजन को देखते हुए परिवहन विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। ARTO पंकज श्रीवास्तव ने सल्ट विकासखंड के मचूला, मोहान, चिमटा सहित विभिन्न इलाकों में वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया है। चूँकि ये वर्षा का मौसम शुरू हो चुका है और पहाड़ों में भूस्खलन भी होते हैं, साथ साथ कभी कभी ऐसे मौक़ों पे ओवरलोडिंग भी लोग कर लेते हैं। तो हमारा मूल मकसद ये था कि एक तो वर्षा के सीज़न में
चेकिंग के साथ साथ वाहन संचालकों को, उनके स्वामियों को ये बताना कि काफ़ी सावधानी से वाहन का संचालन करें और किसी भी कीमत पे ओवरलोडिंग न करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रवर्तन कार्य नहीं है, लोगों को सेंसिटाइज करना भी है, ताकि हम इनके माध्यम से, अगर सपोज हमने 30-40 गाड़ियाँ रोकी, सारे के मालिक चालक जो हैं सबको हम बताते हैं कि कभी भी रोड के किनारे जो शोल्डर रोड होती है उस पर गाड़ी उतारने से परहेज करें, क्योंकि वो कच्ची होती हैं और मे भी वो धंसने के चांस होते हैं। साथ साथ बहुत सावधानी से और चारों तरफ देख के गाड़ी चलाएं और किसी भी कीमत में जो भी नियम कानून है परिवहन विभाग द्वारा, मोटर व्हीकल एक्ट, उसका पालन करें। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा है और शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे को युवाओं के आंदोलन की जीत बताया और इसे सरकार की विफलता का परिणाम करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे से समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने लाखों युवाओं का फ्यूचर प्रभावित किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। में प्रदेश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक को रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बच्चा पूरे साल 2-2 साल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये सिस्टम पूरा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से खत्म नहीं होगा, इसमें और भी सारे लोग संलिप्त हैं। इन लोगों का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर तो प्रधानमंत्री जी को भी स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हो रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जो बहनें हैं वहां पे, हमारे जो छात्र हैं, किस प्रकार से बर्बरता वहां पे देखने को मिली। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की और एक आरोपी को 5 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोनिश बताया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई हुई है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
काशीपुर के नगर निगम सभागार में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा ने शिरकत की है। इस दौरान परिवहन मंत्री बत्रा ने ये घोषणा की कि नए बस अड्डे के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी और जल्द ही टेंडर जारी करके निर्माण कार्य भी शुरू होगा। आज काशीपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे बीच हमारे मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं, हमारे विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सभी विभाग द्वारा स्टॉल लगाई गई है, जनता को उसका लाभ मिले, ऐसा हमारा लक्ष्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये गाँव-गाँव तक जा रहा है, घर घर तक जा रहा है, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया और 44 करोड़ से अधिक कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। तो मैं काशीपुर में आज बधाई देने आया था अपने मेयर साहब को, विधायक जी जो लगातार यहाँ पे विकास के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार काशीपुर का विकास हो रहा है और जो काम रुके उन काम को तेज गति देने का काम हम लोग करेंगे। नगर निकायों में प्रभारी अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शहरी विकास विभाग के 17 जुलाई के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर आरोप ये लगाए कि सफाई कर्मचारी और बाबू को ईओ बनाया गया है। अब शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने इस मामले का संज्ञान लिया और सचिव को यह आदेश दिया कि तत्काल निरस्त किया जाए। नहीं दिए है उनको, जो पहले ईओ थे वो जो जैसे कोई सीनियर लिपिक है उनको उसको इससे पूर्व में प्रभारी ईओ बनाए थे। तो प्रभारी ईओ थे तो प्रभारी ईओ एक जगह थे तो दूसरी जगह उनको ट्रांसफर किया गया है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, ट्रांसफर किया गया। इससे पहले वो ईओ थे, ईओ के रूप में काम कर रहे थे वो। और एक भी ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमने पदोन्नति दी होगी, लेकिन जो प्रभारी ईओ के रूप में काम कर रहे थे एक जगह, दूसरी जगह उनको प्रभारी ईओ के रूप में दूसरा स्थान दिया गया था। कोई नियुक्ति का मामला नहीं है, कोई ऐसा कुछ मामला नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र इधर से उधर हुआ था। तो जो ट्रांसफ़र हुए थे उनको सबको निरस्त कर दिया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। जो चीज़ें थी वो स्पष्ट जो है शहरी विकास विभाग के निदेशक के सामने रखी हैं और अब भ्रम फैलाया गया या कुछ भी फैलाया गया, ये तो सच्चाई है कि गलत हुई हैं नियुक्तियाँ। किसने की हैं? आपने की हैं कि आपके सचिव ने की हैं कि आपके निदेशक ने की है? इसमें ज़रूर कुछ हो सकता है भ्रम की स्थिति, लेकिन ये अवश्य है कि ये नियुक्तियां गलत थी, ये नियुक्तियां असंवैधानिक थी। ये नियुक्तियों में ना वरिष्ठता का ख्याल रखा गया, ना श्रेष्ठता का ख्याल रखा गया, ना योग्यता का ख्याल रखा गया। एक प्रशासनिक पद पर आपने गैर प्रशासनिक कर्मचारियों को बिठाना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। रानीखेत में ताड़ीखेत के गगास में सावन के महीने में श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिला है। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली जो कि गगास मुख्य चौराहे से शुरू हुई और कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन कीर्तन करती हुई नजर आईं। इस दौरान हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आए शिव भक्तों ने कोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। पूजा के बाद मंदिर परिसर में भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया है। देहरादून में लगातार बदलते मौसम और बारिश के बीच डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने पूरे शहर में विशेष अभियान शुरू किया है। नालियों की सफाई, जलभराव वाले इलाकों में निगरानी, लार्वा नष्ट करने के लिए दवा का छिड़काव और फॉगिंग का काम तेजी से कराया जा रहा। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने इस पर कहा कि लोगों को अपने घरों, कूलरों और आसपास जमा पानी की नियमित सफाई करनी होगी। देहरादून का जो मौसम है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है और इस तरह के मौसम में जैसे रोज़ बारिश भी होती है, धूप भी होती है और डेंगू चूँकि स्वच्छ जल में ही, साफ जल में जो है पैदा होता है मच्छर, तो समस्या ये रहती है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मानसून से पहले से जो जितनी भी हमारी नालियाँ हैं, नदियाँ हैं, सफाई का काम हुआ। रिस्पना में इस बार काफ़ी काम हुआ है, बिंदाल में हुआ है
और जल भराव की जो आम स्थिति होती थी कम हुई है, लेकिन चूंकि सड़कों में गड्ढे हैं, जगह जगह हैं, कूलरों की स्थिति है, तो हम लोग अभियान चला रहे हैं जगह जगह पे और लार्वी साइड का छिड़काव भी करा रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी टैंकर भी लगाए हुए हैं और उनका यही काम होता है कि नालियों के किनारे दवा का छिड़काव कराना। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना है। सोमवार सुबह ऊधम सिंह नगर के खटीमा और रुद्रपुर में झमाझम बारिश हुई, जबकि पिथौरागढ़ में पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश जारी है। इस बीच बारिश के बाद बंद हुए रास्तों को खोलने का काम किया गया है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे और तवाघाट गुंजी रास्ते पर आवाजाही फिर से शुरू हुई। वहीं बागेश्वर प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। कल पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर जनपद चमोली में अमर शहीदों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया है। जिला पंचायत परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कारगिल के अमर वीरों को पुष्पांजलि अर्पित करके उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया गया है। इस मौके पर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों के परिजनों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करके राष्ट्र की ओर से उनके अतुलनीय योगदान के प्रति कृतज्ञता जताई गई है। भारत देश ने कारगिल विजय दिवस जीवन प्राप्त किया था एक लड़ाई के बाद, और उसमें आज हम अपने शहीदों को याद करते सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों के सहयोग से विलुप्त होती दून बासमती की खेती फिर से पटरी पर लौट रही है। वर्ष 2025 के सफल ट्रायल के बाद इस वर्ष 160 किसान 75 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.2 दून बासमती की रोपाई कर रहे। जिलाधिकारी ने इस पर बताया कि दून बासमती के संरक्षण के लिए खेती के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण बीज, टेस्टिंग, ब्रांडिंग और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं, या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। जी हाँ, पिछले वर्ष ये भी बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर, विकासनगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 165 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको री परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था, वो एक सही दाम किसानों को मिला। और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पर आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल SOP बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था।
इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए हम, क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को इसका, कि लोग इसको ख़रीदें। तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150 प्लस फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। किसान एकता समिति से जुड़े हुए हम लोग, और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी, इसको इस समय सीड के संपर्क के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफ़ी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए जो भी हमको सहयोग की आवश्यकता हो रही है, हम लोग विभाग हमारी मदद करा रहा है। और हम धामी जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए किसानों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड